Hello everyone. Today we will proceed our topic and the next topic is informalization of employment. In the previous video we have started chapter 7, that is employment, and we have covered very important points in the previous video, like what is workforce, what are workers, what are the classification of workers. Today we will study more about in this chapter informalization of employment. सबसे पहले आज हम बात करेंगे फॉर्मल सेक्टर्स के बारे में. ये फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनके बारे में हम 9th-10th में होते हैं, 8th स्टैंडर्ड में होते हैं, तब बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं, लेकिन स्टिल उस टाइम हम पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं. बट हेयर वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट especially on these two terms, formal sector and informal sector, as the chances of these two points or these two sectors to come in your board examination is I should say 95%, राइट. तो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने के लिए. तो हमको देखना है कि होता क्या है एक्चुअली. ये बहुत टफ नहीं है. एज अ नेम सजेस्ट, फॉर्मल सेक्टर. फॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जितने भी होते हैं, वेदर इट इज़ प्राइवेट और पब्लिक, जहाँ पर 10 और मोर देन 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर्स. वो पब्लिक कंपनीज भी हो सकती हैं और प्राइवेट कंपनीज भी हो सकती हैं. ये जो आपके फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स. आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स में भी हमको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेच्युटी, राइट. तो वो वर्कर्स जिनको ये सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम कह सकते हैं दे आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर. दीज वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. ये जितने भी आपके वर्कर्स होते हैं, ये लेबर लॉज के अंडर प्रोटेक्टेड होते हैं. लेबर लॉज आपको पता ही होगा, ये द लॉ विच इज़ मेड स्पेशली फॉर द लेबर. यानी कि अगर लेबर के साथ कोई भी इनजस्टिस होता है तो द लेबर कैन फाइल द कंप्लेंट अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. तो वो सारे वर्कर्स, वो सारे एम्प्लॉयज़ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर डजेंट मीन ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, बट हेयर प्राइवेट सेक्टर आर ऑल्सो इंक्लूडेड, राइट. तो उनको हम बोलते हैं फॉर्मल सेक्टर्स. इनफॉर्मल सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जिसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, जहाँ पर आपके जितने भी प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वो सारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं. एंड हु हायर लेस देन 10 वर्कर्स, जहाँ पर लेस देन 10 वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, राइट, उनको हम बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स. यहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जस्ट एज द फॉर्मल सेक्टर्स एम्प्लॉयज़ आर गेटिंग. जिस तरीके से फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलता है, लाइक पीएफ मिल करता है, ESIs की बेनिफिट्स मिलते हैं, ग्रेच्युटी मिलती है, कॉम्पनसेशन मिलता है, यहाँ पर वर्कर्स को किसी भी तरीके का कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं दिया जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में. वर्कर्स ऑफ दीज सेक्टर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज. ना ही यहाँ पर लेबर लॉज के अकॉर्डिंग इनके जो वर्कर्स होते हैं, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 90% ऑफ द वर्कफोर्स. हमारी कंट्री की जो 90%, मोर देन 90% ऑफ द वर्कफोर्स है, दे आर गेटिंग वर्क, दे आर डूइंग वर्क इन इनफॉर्मल सेक्टर्स. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, कि अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या होते हैं. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत कुछ जानते हैं जिनके बारे में, और अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. फर्स्ट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. एंड इट इज़ वेरी सिंपल. द नंबर ऑफ वर्कर्स इंगेज्ड इन अ जॉब इज़ मच मोर देन द नंबर ऑफ पीपल एक्चुअली एम्प्लॉयड. मान लीजिए एक लैंड है, उस लैंड पर सिर्फ 5 वर्कर्स की ज़रूरत है, 5 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है टू डू द वर्क. एक एग्रीकल्चर फील्ड है, एक फार्म हाउस है, उस फार्म पर काम करने के लिए हमें सिर्फ 5 पीपल की ज़रूरत है, 5 वर्कर्स की ज़रूरत है. स्टिल उस पर कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग. उस पर 10 पीपल एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं. तो जो रिमेनिंग 5 हो गए, वो कैसे हो गए? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हो गए, जिसको हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं. यानी कि ज़रूरत है कम की और वर्क कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर जगह पर ज़्यादा लोग. इसके बाद हम बात करते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो टेम्परेरी होती है. यानी कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू स्विच माय जॉब एंड आई जस्ट वांट टू कैच अनदर जॉब इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो
वो जो टाइम पीरियड होगा जॉब छोड़ने से दूसरी जॉब ज्वाइन करने तक का, दैट टाइम पीरियड, दैट टाइम द पर्सन कैन बी कॉल्ड एज फिक्शनल अनएम्प्लॉयड पर्सन, राइट। ये टेम्परेरी होती है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि एज अ नेम सजेस्ट सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सीज़न के टाइम पर तो काम मिलता है और सीज़न जैसे ही चला जाता है तो आपका काम आपके पास से भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्रैकर्स की फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं एट द टाइम ऑफ दिवाली और बिफोर दिवाली, बिफोर 2 or 3 months दिवाली, they can catch the jobs in different crackers factory, but after Diwali they have to lose their jobs. तो हम ये कह सकते हैं after Diwali the persons are called as seasonal unemployed persons, right. Next is open or involuntarily unemployment. Open and involuntarily unemployment means, involuntarily वर्ड जो है वो एक वर्ड है वॉलेंटरली, उससे बना है। वॉलेंटरली मीन्स द थिंग विच वी डू विद आवर डिज़ायर, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। इनवॉलेंटरली जो जिसमें हमारी इच्छा नहीं है, जिसमें हमारे डिज़ायर्स नहीं हैं, तो हम we want to do the work, we are able to do the work, we are willing to do the work even though we are not finding the job. That is called involuntarily unemployment. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, इसमें आपका जो स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम के कारण आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लोगों को एग्रीकल्चर में ज़्यादा ज़रूरत है या इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट की, या मान लीजिए ये असम है, असम में लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है आपके एम्प्लॉयमेंट की, लेकिन ज़्यादातर जो आपकी इंडस्ट्रीज़ खोली जा रही हैं वो उड़ीसा में खोली जा रही हैं, राइट। तो यहाँ पर ज़रूरत है लेकिन इंडस्ट्रीज़ कहाँ खोली जा रही हैं? दूसरी जगह। एम्प्लॉयमेंट कहाँ दिया जा रहा है? दूसरी जगह, जहाँ पर लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम के कारण अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल से मतलब है, आपको पता है 2 टाइम पीरियड होते हैं आपकी कंट्री में, बूम पीरियड एंड रिसेशन पीरियड। ये साइकिल ऐसे चलती है, बूम पीरियड में ऊपर, रिसेशन में नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से। ऊपर वाला बूम पीरियड, नीचे वाला रिसेशन पीरियड। तो बूम पीरियड में, एट द टाइम ऑफ बूम पीरियड वी नो दैट द प्राइसेस आर हाई, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब बूम पीरियड होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और जब रिसेशन होता है तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो कम होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। Next is educated unemployment. Educated unemployment means that there are number of people who are having the who are having the PhD degree with them, but still they are not finding the job according to their capabilities, according to their skills. उनके लिए अभी तक सरकार ने कोई भी jobs नहीं निकाली हैं. That is called educated unemployment, right? So these are some of the types of unemployment. Next हम बात करेंगे द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेमेडीज़। क्या कारण होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? फर्स्ट इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब जब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो होगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन कम हो रहा होगा, तो हाउ कैन वी गिव द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल? सेकेंड इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, हाउ कैन वी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल? मतलब खाने वाले लोग तो ज़्यादा हैं एंड जो कमाने वाले लोग हैं वो कम हैं, तो just because of that population explosion there is unemployment. Next is we have a limited resources, I should say we have limited resources, and how can we fulfill each and everyone's demand, each and everyone's desire? It's not possible, right? Next is underdeveloped agriculture. आपको पता है our country is totally dependent, means हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्टर जिसको बोला जाता है दैट इज़ एग्रीकल्चर। कृषि प्रधान देश बोला जाता है हमारे कंट्री को, लेकिन स्टिल देर आर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ ओवर देयर। यहाँ पर कमी है, अभी भी लोग वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट मीन्स फॉर एग्जाम्पल दे आर यूजिंग ट्रेडिशनल टेक्निक बाय विच द प्रोडक्शन इज स्लो, जिसके कारण प्रोडक्शन कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है, बहुत कम रेट से हो रहा है।
अब जब प्रोडक्शन कम होगा तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि वो डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जब डिमांड मीट नहीं हो पाएगी, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट इज़ डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफेक्टिव है। यहाँ पर बस वही आपको ये पढ़ना है, ऐसा इतनी सारी बुक्स, इतने सारे नोटबुक्स, बट स्टिल दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्सेज टू यू, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल टू यू, राइट। आपको कोई स्किल्स, आपको कोई वोकेशनल ट्रेनिंग्स या एजुकेशंस प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जिससे कि अब जो इंसान है, जो स्टूडेंट है, वो आगे चलकर अपनी लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके, वो अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। नेक्स्ट इज़ डिक्लाइन ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। आजकल इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्पीट विद दीज इंडस्ट्रीज़, तो उनको अल्टीमेटली अपने आप को क्लोज़ करना पड़ा। छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को अपने आप को पीछे करना पड़ा मार्केट से। अब जब वो पीछे हुई तो अल्टीमेटली वो क्लोज़ हो गई पूरी तरीके से, और वहाँ पर लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। जिन लोगों के पास कैपेबिलिटीज़ है, दे हैव द स्किल्स, दे हैव द नॉलेज, बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग द प्लेटफॉर्म टू शो देयर टैलेंट, राइट, तो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। नेक्स्ट इज़ फॉल्टी प्लानिंग। यहाँ पर प्लानिंग अच्छी नहीं है। जिस डायरेक्शन में हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत है, हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, राइट। प्लानिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम इसको रेमेडी कैसे कर सकते हैं, हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन करेक्ट। तो ऑब्वियसली इनको हम करेक्ट करेंगे तो रेमेडीज़ हो जाएंगी। एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। हमको जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उसको इंक्रीज़ करना है बाय प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल, सो दैट इफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज, द जीडीपी विल इंक्रीज, एंड अल्टीमेटली द इकोनॉमी विल ग्रो। नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। हमें पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, सो दैट वी कैन मीट आउट द डिमांड ऑफ द पीपल, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स. How can we fulfill these unlimited wants? So ultimately we just have to control our population. Next is encouragement of small scale industries. We just have to, the government should have to encourage the small scale industries, and even the our country is also doing very much for these small scale industries, that our country is providing so much financial incentives to the people who want to establish their small scale industries, especially in rural areas and in remote areas. नेक्स्ट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. आई टोल्ड यू दैट अपना खुद का रोजगार करें, अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. यू आर नॉट सपोज टू डू द जॉब अंडर एनी एम्प्लॉयर, जस्ट यू हैव टू क्रिएट योर ओन एम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा चेंजेस लाएं, वो ट्रेडिशनल टेक्निक को छोड़कर मॉडर्न टेक्निक का यूज़ करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े और हम डिमांड्स को फुलफिल कर पाएँ लोगों की. नेक्स्ट इज चेंज इन एजुकेशन सिस्टम. एजुकेशन सिस्टम वही घिसा पिटा, हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है. जो कि अब आपने देखा होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसके रहते काफ़ी सारे चेंजेस आए एक ना आपके एजुकेशन सिस्टम में, जहाँ पर वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें रखी गई हैं, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट इफ़ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली. सो हेयर वी हैव completed our chapter, that is employment, and from the next video we will start our next chapter. Till then, goodbye.